The DNA of a chromosome is one very long double-stranded fiber that extends unbroken through the entire length of the chromosome. क्रोमोसोम में जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो लॉन्ग डबल स्ट्रैंडेड फाइबर होता है और अनब्रोकनली थ्रू आउट द लेंथ ऑफ क्रोमोसोम एक्सटेंड करता है. A typical human chromosome contains about 140 million nucleotides in its DNA. तो क्रोमोसोम में जो डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड फाइबर होता है क्रोमोसोम में, उसमें न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं डीएनए में. और ह्यूमन क्रोमोसोम में जो न्यूक्लियोटाइड्स का नंबर है वो है 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स is present in the DNA of human chromosome. The amount of information one chromosome contains would fill about 280 printed books of 1000 pages each. Amount of information जो one chromosome have करता है, contain करता है, that fill about 280 printed books of 1000 pages each. Amount of information इतनी ज्यादा है कि जैसे एक क्रोमोसोम में ह्यूमन बींग्स के अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा कंटेन्ड और एनक्लोज्ड है जैसे 280 प्रिंटेड बुक्स 1000 पेजेस ईच. 280 प्रिंटेड बुक्स जैसे और 1000 पेजेस ईच बुक में. If each nucleotide corresponds to a word and each page had about 500 words on it. Furthermore, if the strand of DNA from a single chromosome were laid out in a straight line, it would be about 5 centimeter long. अगर डबल स्ट्रैंडेड को वो अनकॉइल करके स्ट्रेट स्ट्रैंड की फॉर्म में डीएनए को ले आए क्रोमोसोम के, तो वो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है. Fitting such a strand into a small space of nucleus is nature's marvel, and that's only one of 46 chromosomes. न्यूक्लियस की स्मॉल स्पेस में ये स्ट्रैंड जो हैं डीएनए के फिट हो जाते हैं. ये नेचर्स का मार्वल एक फैक्ट है कि न्यूक्लियस की स्मॉल स्पेस में डीएनए के स्ट्रैंड फिट हो जाते हैं, एंड दैट्स ओनली वन ऑफ 46 क्रोमोसोम्स. और 46 में से एक क्रोमोसोम के बारे में ये बताया गया है सब कुछ. In the cell, however, the DNA is coiled, allowing it to fit into a much smaller space than would otherwise be possible. तो डीएनए जो है वो coiled form में होता है ताकि smaller space में fit आ जाए. How can this long DNA fiber coil so tightly? If we gently disrupt a eukaryotic nucleus and examine the DNA with an electron microscope, we find that it resembles a string of beads. डीएनए की कॉइलिंग अगर ऑब्जर्व करें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे डीएनए स्ट्रैंड्स वो देखें हम, तो पता चलता है कि इसके ऊपर स्ट्रिंग ऑफ बीड्स हैं. Every 200 nucleotides, the DNA duplex is coiled around a core of 8 histone proteins, forming a complex known as a nucleosome. तो 200 nucleotides जो हैं एक बीड लाइक ऑक्टामेरिक स्ट्रक्चर पे कॉइल हुए होते हैं 200 न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए के, और जिस प्रोटीन स्ट्रक्चर पे इनकी कॉइलिंग हुई होती है 200 न्यूक्लियोटाइड्स की, वो प्रोटीन स्ट्रक्चर जो है ऑक्टामेरिक होता है. ऑक्टामेरिक मींस 8, यानी 8 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स से वो बना होता है. ये प्रोटीन्स कौन सी हैं? H1, H2A, H2B, H3 एंड H4. ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स 8 की तादाद में ऑक्टामेरिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इस ऑक्टामेरिक बीड लाइक स्ट्रक्चर को जिसके ऊपर 200 न्यूक्लियोटाइड्स कॉइल्ड फॉर्म में मौजूद होते हैं अराउंड द कोर ऑफ ऑक्टामेरिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स. इन प्रोटीन्स का नाम हिस्टोन है, यानी H1, H2A, H2B, H3 एंड H4, और इस बीड लाइक स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसोम कहते हैं. Unlike most proteins which have an overall negative charge, histones are positively charged due to an abundance of the basic amino acids arginine and lysine. Histones are positively charged due to an abundance of the basic amino acids arginine and lysine. बेसिक अमाइनो एसिड्स आर्जिनिन और लाइसिन जो हैं ये ज्यादा अबंडेंट फॉर्म में
डीएनए इस न्यूक्लियोसोम्स में होते हैं। आर्जिनिन और लाइसिन अमाइनो एसिड्स हैं, जाहिर है ये प्रोटीन्स में होंगे। अमाइनो एसिड्स जो हैं वो प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, प्रोटीन्स की यूनिट्स होती हैं। और आर्जिनिन के 20 नेम्स मैंने बताए थे अपनी क्लास को, जब क्लास होती थी फर्स्ट ईयर की। 20 अमाइनो एसिड्स हैं जो मोस्ट एसेंशियल हैं, प्रोटीन्स बनाने में इन्वॉल्व हैं। वो कौन से हैं? ग्लीसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, सीरीन, थ्योनिन, टायरोसिन, फिनाइलएलेनिन, ट्रिप्टोफैन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एस्पारागिन, ग्लूटामिन, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, सिस्टीन, मेथियोनिन, प्रोलिन। ये हैं 20 अमाइनो एसिड। और आर्जिनिन और लाइसिन के बारे में है कि ये अबंडेंट होते हैं इन दी न्यूक्लियोसोम्स। They are thus strongly attracted to the negatively charged phosphate groups of the DNA. और ये phosphate groups जो DNA के साथ ये attached होते हैं. The histone cores thus act as magnetic forms that promote and guide the coiling of the DNA. Core यानी अंदर histones होती हैं, हिस्टोन्स का स्ट्रक्चर होता है और बाहर DNA strands coiled हुए होते हैं. Further coiling occurs when the string of nucleosomes wraps up into higher order coils called supercoils. और उसके बाद न्यूक्लियोसोम्स के ऊपर जो रैपिंग हुई होती है डीएनए ये न्यूक्लियोटाइड्स की, वो हायर ऑर्डर में कॉइल होते हैं और सुपर कॉइल बना देते हैं। फिगर्स गर्ल्स आप देखें, फिगर दिखाई हुई है कि किस तरह कॉइलिंग और सुपर कॉइलिंग होती है। क्रोमैटिन मटेरियल दिखाया हुआ है। क्रोमैटिन मटेरियल को यानी माइक्रो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे डीपली ऑब्जर्व करके ये सारी इंफॉर्मेशन गेट की हुई है। हाईली कंडेंस्ड पोर्शंस ऑफ द क्रोमैटिन आर कॉल्ड हेटेरोक्रोमैटिन। सम ऑफ दीज पोर्शंस रिमेन परमानेंटली कंडेंस्ड so that their DNA is never expressed। जो हेटेरोक्रोमैटिन पार्ट है क्रोमैटिन मटेरियल का, वो एक्सप्रेस नहीं होता, नॉन एक्सप्रेसिव है, कंडेंस्ड है और नॉन एक्टिव है। यानी जो जीन्स अपने आप को एक्सपोज करते हैं वो हेटेरोक्रोमैटिन नहीं बल्कि यूक्रोमैटिन में आ जाते हैं। यूक्रोमैटिन टाइप ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल में इंक्लूडेड है। यूक्रोमैटिन के जो जीन्स हैं वो एक्सप्रेसिव होते हैं, यूक्रोमैटिन नॉन कंडेंस्ड है और एक्टिव है। यानी हेटेरोक्रोमैटिन की ऑपोजिट फीचर्स जो हैं वो यूक्रोमैटिन हैव करता है। When compact packaging facilities the movement of the chromosomes at all other times, euchromatin is present in an open configuration and its genes can be expressed। यूक्रोमैटिन में की ओपन कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो ज्यादा कंडेंस्ड नहीं होता, एक्टिव होता है। उसके जीन्स जो हैं वो एक्सप्रेस अपने आप को कर सकते हैं। The genes of euchromatin can be expressed. The way chromatin is packaged when the cell is not dividing is not well understood. पैकेजिंग क्रोमैटिन मटेरियल की किस तरह से है और ये क्यों नॉन डिवाइडिंग होता है सेल में और कैसे डिवीजन स्टेज आती है, दिस मैकेनिज्म इज नॉट फुली अंडरस्टूड beyond the level of nucleosomes and is a topic of intensive research। तो इस मौजू पे क्रोमैटिन मटेरियल की अभी रिसर्च कंटिन्यूड है। नेक्स्ट टॉपिक है द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। A central role for chromosomes in heredity was first suggested in 1900 by the German geneticist Karl Lorenz। हेरिडिटी में यानी इनहेरिटेंस में क्रोमोसोम्स का सेंट्रल रोल है। फर्स्ट टाइम ये सजेस्ट किया 1900 में जर्मन जेनेटिशिस्ट ने कार्ल कोरेंज, जिसका नाम था। In one of the papers announcing the rediscovery of Mendel's work, और मेंडल्स वर्क को रीडिस्कवर किया कार्ल कोरेंज ने और अपने पेपर्स में अपनी रीडिस्कवरी मेंशन की। ये जेनेटिशियस्ट वर्ड है। Genetics is a branch of biology in which we study about genes, chromosomes, chromatin material, nucleus and genome. All these type of studies are made in the science called genetics।
Mendel's work, soon after observations that similar chromosomes paired with one another during meiosis and directly to the chromosomal theory of inheritance, first formulated by the American Walter Suter in 1902. 1902 में अमेरिकन साइंटिस्ट वाल्टर सूटर ने 1902 में अमेरिकन साइंटिस्ट वाल्टर सूटर ने 1902 में अमेरिकन साइंटिस्ट वाल्टर सूटर ने क्रोमोसोमल थ्योरी इनहेरिटेंस की उसने फाइंड की और इसके पॉइंट्स बाद में आपको मिलेंगे इसी टॉपिक में. Several pieces of evidence supported Suter's theory. One was that reproduction involves the initial union of only two cells, egg and sperm. तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का ही एक पॉइंट है कि इनिशियली सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि एग एंड स्पर्म इन दोनों सेल्स की यूनियन हो जाती है. इफ मेंडल्स मॉडल वाज correct, then these two gametes must make equal hereditary contributions. और ये दोनों cells equally hereditary contributions show करते हैं. Sperm, however, contain little cytoplasm, suggesting that the hereditary material must reside within the nuclei of the gametes. Furthermore, while diploid individuals have two copies of each pair of homologous chromosomes, gametes have only one. Gametes का नंबर डिप्लॉइड होता है, यानी डिप्लॉइड नंबर है 23 पेयर्स इन ईच सेल. जबकि गैमीट्स ऐसे सेल हैं उनमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं हर गैमीट में. ह्यूमन गैमीट में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं. अगर हम 23 पेयर्स नहीं कहेंगे, 23 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, देन दिस इज द डिप्लॉइड नंबर. This observation was consistent with Mendel's work, in which diploid individuals have two copies of each heritable gene and gametes have one. Finally, chromosomes segregate during meiosis, and each pair of homologue orients on the metaphase plate independently of every other pair. हर क्रोमोसोम जो है उसका एक पार्टनर क्रोमोसोम होता है, इसे सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं. और इसके अलावा क्रोमोसोम पेयर फॉर्म में होते हैं, यानी एक तरह के दो क्रोमोसोम्स होते हैं. इसीलिए 23 पेयर्स हम कहते हैं, यानी एक पेयर में दो क्रोमोसोम्स होते हैं. और एक क्रोमोसोम जब डुप्लीकेट करता है नॉन डिवाइडिंग सेल में, डुप्लीकेशन जब हो जाती है, नॉन डिवाइडिंग सेल की बेस्ट फेज होती है सिंथेटिक फेज, उसमें कुछ कंपोनेंट्स की सेलुलर पार्ट्स की डुप्लीकेशन हो जाती है ताकि जब सेल डिवाइड करे तो हाफ कंपोनेंट्स एक डॉटर सेल में और हाफ कंपोनेंट्स दूसरे डॉटर सेल में ट्रांसफर हो जाता है. तो एक क्रोमोसोम जो है उसका पार्टनर क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाता है उस पेयर के. यानी एक पेयर में दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, उन्हें होमोलोग्स भी कहते हैं. और वो डुप्लीकेटेड हो जाते हैं और एक क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमैटिड्स और दूसरे क्रोमोसोम के भी सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं. तो इस तरह से वो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, ड्यूरिंग द नॉन माइटोटिक सेल डिवीजन सेपरेट हो जाते हैं और सिस्टर क्रोमैटिड्स डॉटर क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो माइटोटिक डिवीजन में क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, यानी नेक्स्ट जनरेशन की सेल्स में भी डिप्लॉइड नंबर ही होता है. तो लेकिन मियोटिक डिवीजन में गैमीट्स बनते हैं और गैमीट्स में हैप्लॉइड नंबर होता है. और गैमीट्स की फ्यूजन से जाइगोट बनता है, जाइगोट में डिप्लॉइड नंबर होता है. जब जाइगोट बन जाता है गैमीट्स की फ्यूजन से तो फिर वो माइटोटिकली डिवाइड करने लग जाता है. माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाती है. तो माइटोटिकली डिवाइडिंग जो डॉटर सेल्स होते हैं उनमें क्रोमोसोम्स नंबर भी डिप्लॉइड होता है. तो मियोसिस के रिजल्ट में मैम अटेंडेंस ले ले. अच्छा ठीक है, ले लेती हूँ अभी ठहर के, थोड़ा सा और पढ़ लें. तो मियोसिस के रिजल्ट में मैम टाइम खत्म होने वाला है. अभी है टाइम गर्ल्स, सब्र से काम है. मियोसिस के रिजल्ट में गैमीट्स बनते हैं. गैमीट्स में हैप्लॉइड नंबर होता है और लेकिन बाकी सेल्स में सब में नॉन सेक्स सेल्स में हैप्लॉइड नहीं बल्कि डिप्लॉइड नंबर होता है. और होमोलोगस क्रोमोसोम्स किसे कहते हैं? एक ही पेयर के दो सिमिलर क्रोमोसोम होमोलोग्स या होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहलाते हैं. There is, however, one problem with this theory. If Mendelian characters are determined by genes located on the chromosomes, and if the independent assortment of Mendelian traits reflects the independent assortment of chromosomes in meiosis, why does the number of characters that assort independently in a given kind of organism often greatly exceed the number of chromosome pairs the organism possesses? This has led mainly
many early researchers to have serious reservations about Sutton's theory. सूटन्स थ्योरी के बरक्स कुछ ऑब्जर्वेशंस में की हुई है कि जितने क्रोमोसोमल पेयर्स या क्रोमोसोम्स हैं उतने कैरेक्टर्स नहीं होते, कैरेक्टर्स उस नंबर से ग्रेटली एक्सीड करके होते हैं। तो ये पॉइंट कैसे क्लियर किया? ये पॉइंट 1910 में थॉमस हंट मॉर्गन ने क्लियर किया। थॉमस हंट मॉर्गन स्टडीइंग द फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर detected a mutant male fly, one that different strikingly from normal flies of the same species. Its eyes were white instead of red. Its eyes were white instead of red. रेड की बजाय जो म्यूटेंट फ्लाई वाइल्ड पॉपुलेशन में थॉमस हंट मॉर्गन ने फाइंड की म्यूटेंट फ्लाई, तो उसने वो वाइट फ्लाई जो फाइंड की उसमें वो म्यूटेशन हुई थी, वो म्यूटेंट फ्लाई थी जो इंस्टेड ऑफ रेड सडनली और सडनली डेवलप हो गई। ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट रह गया, ये डिस्कशन सी है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में, ये थोड़ी सी रह गई है, ये थोड़ी सी आप सुनने हैं, थोड़ा सा रह गया। तो मॉर्गन ने इस फ्लाई के बारे में क्या किया कि एक्सपेरिमेंट्स किए, उसने म्यूटेंट मेल नॉर्मल फीमेल का क्रॉस में किया। मॉर्गन ने क्रॉस करना यानी आपस में इंटरब्रीड करना, तो मॉर्गन ने क्रॉस में किया म्यूटेंट मेल फ्लाई और नॉर्मल फीमेल फ्लाई का। ऑल F1 प्रोजनी हैड रेड आइड। तो क्या फाइंड किया? सारी प्रोजनी, सारी चिल्ड्रन जो थे, बेबीज जो थे, वो रेड आइड थे। ही देन क्रॉस रेड आइड फ्लाइज फ्रॉम F1 जनरेशन। फिर F1 जनरेशन में 2 रेड आइड फ्लाइज लेके एक मेल और एक फीमेल उसने क्रॉस में किया। तो क्या फाइंड किया कि 4252 F2 फ्लाइज की प्रोजनी में से मॉर्गन ने एग्जामिन किया कि 782 जो है वो वाइट आइड थी। Although the ratio of red eyes to white eyes in the F2 progeny was greater than 3:1, तो उसने फिर ये फाइंड किया कि 782 जो थी वो वाइट आइड थी और बाकी सारी प्रोजनी रेड आइड थी F2 जनरेशन में। The results of the cross nevertheless means, however, the results of the cross nevertheless provided clear evidence that eye color segregates. तो आई कलर की इस तरह स्मूथली और नाइस वे में सेग्रीगेशन हुई। However, there was something about the outcome that was strange and totally unpredicted by Mendel's theory. However, there was something about the outcome that was strange and totally unpredicted by Mendel's theory. There was something about that outcome that was strange and totally unpredicted by टाइम Mendel's ओवर हो गया है। आउटकम जो F2 जनरेशन में इस क्रॉसिंग मिस हमारी फिजिक्स की क्लास हो रही है। अच्छा, मैं करती हूँ क्लोज, गर्ल्स क्लोज करने लगी हूँ। तो ये मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट्स ये गर्ल्स बताए हुए हैं जो उसने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर ये फ्रूट फ्लाई का साइंटिफिक F2 फ्लाइज जो थी वो मेल थी। ठीक है, इसमें ये डिस्कशन सी है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में, जिसमें मुख्तलिफ साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट्स हैं। थॉमस हंट मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट था, थॉमस हंट मॉर्गन का, फिर मैंडल के एक्सपेरिमेंट, मैं अटेंडेंस ले रही हूँ।
बस आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है जेनेटिक्स का, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया, आप सब आया करो। अटेंडेंस क्यों कम होती है इतनी? 15-20 लड़कियां होती हैं, इतनी कम? अब सब आया करो। अच्छा, क्लास में दिलचस्पी लें, सब आए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।